नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अवैध मस्जिद तोड़नी होगी, अवैध मस्जिद तोड़नी होगी। 1915 से 2015 से 18 के बीच में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी और जो 3 फ्लोर प्लस एटिक है वो उन्होंने उसका निर्माण कर दिया। तो 19 में उनको रिवाइज नोटिस जाता है उनको, क्योंकि उसमें गलती ये थी क्योंकि मौके पर जो इंडिविजुअल काम कर रहा था और करवा रहा था तो वही ये बताता था एमसी को कि भाई ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ मैनेजमेंट कमेटी का, इसलिए उसके अगेंस्ट वो केस चला हुआ था। तो 15 में जाके उसने आना भी बंद कर दिया तो एक्स पार्टी हो गया। 18 के बीच में 15 और 18 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन हुई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन इसलिए थी क्योंकि उसमें वो करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी वो अलग बात है। मैप के हिसाब से अगर वो अप्रूव होता तो हो सकता करेक्ट होती या नहीं होती, पर इलीगल इसलिए हम उसको बोल रहे क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। जोली मस्जिद का जो मामला है वो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। ओके, वहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट करती थी। ओके, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है जो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उससे बाद बहुत सारी वैक्यू प्रॉपर्टीज़ थी जो किसी रिलीजन विशेष से जब यहाँ से माइग्रेट हो गए थे वो खाली रह गई थी, या फिर वक्फ मतलब किसी ने डोनेट की प्रॉपर्टीज़ थी या कोई रिलीजियस प्लेसेस थे। तो वो 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसका एक्ट बना सेंट्रल लेवल पर, और उसी के बाद जो सर्वे है वो पूरे इंडिया में करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट जो सर्वेयर जनरल थे उन्होंने 1966 तक वो रिपोर्ट दे दी थी। तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की के पोजेशन में या फिर मतलब उनको ट्रांसफ़र हो गई थी, उसकी लिस्ट बाकायदा नोटिफाई हुई थी। तो उसमें क्योंकि उस टाइम पंजाब वक्फ बोर्ड होता था, क्योंकि तो पंजाब वक्फ बोर्ड की लिस्ट में इन जो दोनों बड़ा मस्जिद और छोटा मस्जिद संजोली उसमें जिसका जिक्र है, तो इसका मतलब है कि मस्जिद तो एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ जो मामला है ये उठा 2010 में, जब वहाँ पर मस्जिद कमेटी ने उसको कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जितना था उसके अलावा का। उसमें उन्होंने कुछ पिलर्स लगाए, कुछ छज्जा बढ़ाया, तो ये एक नोटिस एमसी ने उस दौरान उनको दिया कि आप बिना परमिशन के काम कर रहे हैं। तो ये जो मामला है 2012 तक चलता रहा, और 2012 में जो प्रेसिडेंट थे मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने वक्फ बोर्ड से, जो एचपी वक्फ बोर्ड अब बन गया है, उनसे एनओसी मांगा और एनओसी उन्होंने प्रोड्यूस किया एमसी को कि वक्फ बोर्ड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि अगर मैनेजमेंट कमेटी बनाना चाहती है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर उन्होंने ये राइटर जरूर लगाया था कि आप जो लोकल अथॉरिटी है यानी कि एमसी है उससे जो परमिशन भी लेंगे और उसको जो अपना प्लानिंग परमिशन है, अप्रूवल है जिसको हम मैप अप्रूवल बोलते हैं, वो भी आप लेंगे। तो उसके संदर्भ में मैनेजमेंट कमेटी ने एक मैप एमसी में सबमिट किया था जिसमें बहुत सारे त्रुटियां थी, जिस वजह से उसको उनको वापस भेज दिया था कि आप उनको दूर करें और उससे बाद उसको रीसबमिट करें। तो मैनेजमेंट कमेटी, ना ही मैनेजमेंट कमेटी और ना ही वक्फ बोर्ड उसमें वापस दोबारा उस मैप को करेक्ट करके आए, और अचानक फिर 1915 से 2015 से 18 के बीच में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी और जो 3 फ्लोर प्लस एटिक है वो उन्होंने उसका निर्माण कर दिया। तो 19 में उनको रिवाइज नोटिस जाता है उनको, क्योंकि उसमें गलती ये थी क्योंकि मौके पर जो इंडिविजुअल काम कर रहा था और करवा रहा था तो वही ये बताता था एमसी को कि भाई ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ मैनेजमेंट कमेटी का, इसलिए उसके अगेंस्ट वो केस चला हुआ था। तो 15 में जाके उसने आना भी बंद कर दिया तो एक्स पार्टी हो गया। 18 के बीच में 15 और 18 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन हुई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन इसलिए थी क्योंकि उसमें वो करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी वो अलग बात है। मैप के हिसाब से अगर वो अप्रूव होता तो हो सकता करेक्ट होती या नहीं होती, पर इलीगल इसलिए हम उसको बोल रहे क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, उनको अपना अप्रूव कराना था, उससे बाद एमसी से उससे बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो जो उन्होंने नहीं की इसलिए रिवाइज नोटिस 2019 में उनको दिया गया कि आप बताएं कि आपने क्यों ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की, क्यों ना इसको डेमोलिशन किया जाए। तो उसका उन्होंने रिप्लाई किसी ने दिया नहीं और कोई आया नहीं है, तो ये केस ऐसे ही चलता रहा। तो जब जुलाई 2023 में हमारे संज्ञान में मामला आया, कोर्ट में केस लगा, तो हमने देखा कि ये केस ठीक नहीं चल रहा है, इसका ये पता किया जाना चाहिए कि जो केस है वो या तो ऑनर के अगेंस्ट चलता है या ऑक्यूपायर के अगेंस्ट चलता है, और जो कंस्ट्रक्शन है गलत किसने की है,
कहने पे किए या उसके अगेंस्ट चलता है, तो हमने उसको वक्फ बोर्ड को बीच में लाया। हमने एचपी वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया। एचपी वक्फ बोर्ड ने उसका रिप्लाई दे दिया था पहले ही कि हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोसीडिंग्स। हमारे ध्यान में मामला नहीं था कि ये ऐसा आपके कोर्ट में चला है। और उन्होंने अपने कुछ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट और प्रस्तुत करने के लिए हमारे से टाइम मांगा था, और जिसका केस है आज लगा था। ये अलग बात है कि बीच में उसमें जो कंस्ट्रक्शन की गई थी उसमें, और जब नोटिस गया था 2019 में, उसके बाद उसमें कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन या फर्दर कोई काम नहीं हुआ है, उसको रोक दिया गया था उसी दौरान। पिछले 3 महीने पहले वहाँ पर उन्होंने जरूर 3 शौचालय बनाए थे, जिसको हमने बिना केस लगाए ये एक शॉर्ट नोटिस पे उसको हमने डेमोलिशन कर दिया था, क्योंकि हमारे सामने ही हो रहा था कि। और उसके अलावा फिर ये जो वक्फ बोर्ड को था वो आज के लिए पहले ही समय दिया गया था। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने थे और अपना क्लेम प्रस्तुत करना था कि उन्होंने ठीक बनाया है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तत्कालीन मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद लतीफ़, तो उनको भी हमने पार्टी बनाया था कि एनओसी क्योंकि उनके नाम पे जारी हुआ था, तो उनसे भी हमने रिप्लाई मांगा है। अगली 5 अक्टूबर तक वो रिप्लाई देंगे कि अगर जब उनको एनओसी दिया गया था और उनको ये कहा गया था कि उन्होंने अनऑथराइज नहीं करना है, मैप अप्रूव कराना है, तो क्यों नहीं कराया, उनका क्या कहना है, उसका हम पक्ष सुनना चाहते हैं। और किसने ये बनाया है एक्चुअली, क्योंकि वो आज ओपन कोर्ट में वर्बली उन्होंने कहा था कि मैंने तो सिर्फ 2.5 मंजिल बनाई थी, बाकी पता नहीं किसने बनाई। अब वो पता नहीं किसने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कौन बना सकता है, या हम वक्फ बोर्ड को इसका जवाब देना होगा। तो वक्फ बोर्ड ने समय मांगा था, उसको 5 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस बीच में लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी कोई आरती गुप्ता के थ्रू उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किया और 110 की एप्लीकेशन दी है। लर्नड एडवोकेट थे श्री जगतपाल जी, वो आए थे। उनकी एप्लीकेशन पे भी डिसीजन जो है कि उनको अलाउ करना है या नहीं करना है, उस पर भी डिसीजन 5 अक्टूबर को होगा। तो इस केस की जो कार्रवाई है वो स्ट्रीमलाइन हो गई थी पिछले साल जुलाई से ही, और ये चला हुआ था, और अभी ये कुछ ही पेशियों में कंक्लूड हो जाएगा। दो टेक्निकल पॉइंट्स समझना चाहेंगे। जैसा आपने कहा छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद वहाँ रिकॉर्ड में है, वो कौन सी वाली मस्जिद ये है, और दूसरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन का मालिक हिमाचल सरकार और कब्जा गैर मुमकिन अहले इस्लाम विच मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम, तो ये क्या है, और जो एमसी का एक्ट है वो क्या बोलता है फॉर कंस्ट्रक्शन? जी, मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि जो मस्जिद है वो एग्जिस्ट करती थी रिकॉर्ड के हिसाब से। अब रिकॉर्ड कितने होते हैं, एक होता है एचपी वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है, जिसका मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी कि उनके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई, नोटिफिकेशन भी, सर्वे हुआ, नोटिफिकेशन हुई और उनके कोर्ट में वो प्रॉपर्टी। अब वो जो रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू में अपडेट होना था। तो उन्होंने 1966 के बाद जितने भी सर्वे हुए 68 में सारी जितने ये रिकॉर्ड है वो पंजाब वक्फ बोर्ड से भी, और हरियाणा जो कमिश्नर बैठते थे वक्फ बोर्ड के वहाँ अम्बाला में, वहाँ से भी ये शिफ्ट हुआ यहाँ को। उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने 2-3 बार 4 बार हमारी गवर्नमेंट को थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये रिप्रेजेंट किया है कि हमारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी अपडेशन की जाए। और रेवेन्यू सेक्रेटरीट से भी ये डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे हिमाचल के अलग कई बार ये लिखा गया है कि उनका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करें। तो जो अपडेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो अलग इशू है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आज की डेट में अगर मान लो मौके पे मालिक चेंज नहीं किया है या कब्जा किसी का चेंज नहीं किया है, वो एक अलग इशू है। उसमें हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्जा इनका लगाया गया वक्फ बोर्ड का ही लगाया है, अहले इस्लाम लिखा हुआ, उसमें मस्जिद भी लिखा हुआ है। तो वो तो रेवेन्यू एजेंसीज को है कि वो कब उसको अपडेट करते हैं, पर सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड से किसी का मालिक का पता नहीं चलता क्योंकि अपडेशन में अगर कोई रह गया होगा करने को या चेंज करने को रह गया होगा तो। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मस्जिद थी और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले कितना मंजिल? वो बेसमेंट प्लस 1 स्टोरी थी जो रिकॉर्ड के हिसाब से, तो दो मंजिलें आप मान सकते हैं उसको। शिमला में हम ये जानना चाहेंगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस के कितने पेंडिंग मामले हैं और क्या स्टेटस है, विल दे बी रेगुलराइज्ड? देखो जी, शिमला में 2 तरह की जो हमारी ये वायलेशन रहती है बिल्डिंग बाई लॉज की। एक है बिना परमिशन के आप छोटी मोटी जगह पे या सरकार की जगह पे कुछ बना देते हो, इनको जिसका टाइम टू टाइम एमसी एक्शन लेती रहती है और उसको डेमोलिशन का ऑर्डर भी करती रहती है। दूसरे हैं आप अपनी जगह पर अपना मकान बना रहे हैं और उस मकान की आपने प्रॉपर अप्रूवल नहीं ली है, ठीक है। तो तीसरी आती है कि आपने अप्रूवल तो ली है पर जितनी ली थी उसमें वायलेशन कर दिया आपने।
आपको 2 मंजिलें बनानी थी, आपने 3 मंजिलें बना दी, या आपने सेटबैक नहीं छोड़े हैं, इस टाइप की वायलेशंस जनरली रहती है। और जिनके केसेस चले रहते हैं, जो रिपोर्टेड होते हैं, कई बार बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड भी नहीं होते। तो जो हमारे कोर्ट में 1400 के आसपास के केस चले हैं, जिनकी रेगुलर सुनवाई होती है हर सैटरडे को, 60-70 केस लगे रहते हैं, और टाइम टू टाइम उनको डेमोलिशन के ऑर्डर कम करते रहते हैं, जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने वायलेशन की है। उसमें अप्रूव भी होते हैं, फॉल्स अंडर द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई क्योंकि 10% तक की वायलेशन लॉ के हिसाब से अलाउड रहती है, तो कंपाउंडेबल लिमिट्स में आते हैं, उनको कंपाउंडिंग करते हैं। जो कंपाउंडेबल लिमिट्स में नहीं है, तो 10% से बाहर है, परमिसिबल लिमिट से बाहर है, उनको हम डेमोलिशन का ऑर्डर करते हैं। आपने पिछले 1 साल से देखा होगा, हर सैटरडे को जब भी कोर्ट लगता है तो दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि 10 मकान तोड़ने के या 10 कुछ करने के वो है। तो हम तो स्ट्रिक्टली कार्रवाई करते रहते हैं।